बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच अब सर्वे भी सामने आने लगे हैं। लोक पोल के एक मेगा सर्वे में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए 105 से 114 सीटों के बीच सिकुड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने के करीब है। सर्वे में अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लोक पोल के एक मेगा सर्वे के मुताबिक वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 38 से 41% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि एक बार फिर से इसमें भी इंडिया ब्लॉक बाजी मारता नजर आ रहा है। महागठबंधन को 39 से 42% वोट मिलने के आसार है, वहीं अन्य को 12% से 16% वोट मिलने का अनुमान है। बता दें कि 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकरार है। लोक पोल के मेगा सर्वे की माने तो इस बार साफ है कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है और वो सरकार बनाते दिख रहे हैं। हालांकि सीटों की संख्या हो या वोट प्रतिशत के आंकड़े, दोनों ही जगह एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मतलब साफ है कि 2 से 4 सीटों के हेर फेर से महागठबंधन इस बार सत्ता में आ सकता है या फिर एनडीए फिर से वापसी कर सकता है। बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि कई सर्वे में जन सुराज को फाइट में बताया गया है, लेकिन लोक पोल के इस मेगा सर्वे में जन सुराज कोई बड़ी टक्कर नहीं देती दिख रही है। मतलब साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी बिहार में मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच ही देखा जा रहा है। अमेरिका में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक आधी रात से शटडाउन लागू हो गया। इसकी वजह है कि सीनेट में न तो रिपब्लिकन और न ही डेमोक्रेट्स का फंडिंग बिल पास हो सका। सरकारी खर्चे के लिए जरूरी पैसा मंजूर नहीं हो पाया है। रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट ने डेमोक्रेट्स का हेल्थ केयर लाभ और घरेलू योजनाओं वाला बिल खारिज कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान रोक दिया। इस टकराव के बाद सरकार को आधिकारिक तौर पर बंद करना पड़ा। ट्रंप के दोनों कार्यकाल को मिलाकर यह तीसरी बार है जब शटडाउन हुआ। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक हुआ। 35 दिनों तक शटडाउन चला और अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। इसका मुख्य कारण था मैक्सिको बॉर्डर की दीवारों के लिए फंडिंग पर विवाद। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से 5.7 बिलियन डॉलर की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसे मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण शटडाउन हुआ। वहीं दूसरा शटडाउन 14 फरवरी 2019 को लगा, जो लगभग 3 दिन चला। यह शटडाउन तब हुआ जब ट्रंप और कांग्रेस ने आपातकालीन स्थिति घोषित करने के बाद समझौता किया, जिससे सरकारी कामकाजी बंदी को टाला जा सके। शटडाउन के बाद सीनेट रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने कहा, डेमोक्रेट्स ने अपनी राजनीतिक जीत के लिए अमेरिकी जनता की कुर्बानी दी है। वहीं डेमोक्रेटिक लीडर चक सुमर ने पलटवार करते हुए कहा, रिपब्लिकन बातचीत से इनकार कर अमेरिका को शटडाउन में धकेल रहे हैं और हेल्थ केयर को खतरे में डाल रहे हैं। जब अमेरिकी संसद कांग्रेस सरकारी खर्च के लिए बजट या फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती, तो कई सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाता है। हजारों फेडरल कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं बिना वेतन और कई सेवाएं प्रभावित होती है। देश की सुरक्षा और लोगों की जान बचाने से जुड़े कामकाज चलते रहते हैं, जैसे सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सीमा सुरक्षा, पेंशन पेमेंट। लेकिन इन कामों में लगे कई कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम करना पड़ सकता है। बाकी सभी काम जो बहुत जरूरी नहीं होते वे रुक जाते हैं। कई सरकारी दफ्तर जैसे नेशनल पार्क और कुछ म्यूजियम शटडाउन के तहत बंद हो जाते हैं। पासपोर्ट और वीजा से जुड़े कई सरकारी काम या तो रुक जाते हैं या उनकी प्रोसेसिंग धीमा हो जाता है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की पागल नीतियों ने शटडाउन को मजबूर किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि सरकार बंद होने से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस शटडाउन से लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना और रिजर्व फोर्स बिना वेतन काम करती रहेगी। वहीं अदालतों और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। एक सर्वे में बताया गया है कि
38% लोगों ने शटडाउन के लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार ठहराया, 27% ने डेमोक्रेट्स को और 31% ने दोनों पार्टियों को बराबर दोषी माना। सिंगापुर में कैसे हुई थी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत और टॉप्सी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था। असम और भारत के लाखों फैंस के दिलों में राज करने वाले मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की पिछले महीने सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुखद मौत हो गई। इस मामले की जांच जारी है। जुबिन की पत्नी और परिवार ने जहां सीआईडी जांच के लिए गुहार लगाई है, शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उनकी मृत्यु स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक यह हादसा तैराकी के दौरान हुआ। सिंगापुर पुलिस फोर्स एसपीएफ ने द स्टेटस टाइम्स के हवाले से बताया कि सिंगापुर पुलिस बल ने भारतीय हाई कमीशन को ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी फाउल प्ले यानी आपराधिक हस्तक्षेप को खारिज किया है। इसका मतलब है कि उनकी हत्या या किसी आपराधिक हमले का शक नहीं है। एसपीएफ के मुताबिक 52 साल के जुबिन को 19 सितंबर को सेंट जॉन्स आइलैंड के पास पानी से बेहोशी की हालात में निकाला गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था उस दिन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर को जुबिन एक योट पर दर्जन भर लोगों के साथ थे। एक्स पर 20 सितंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्हें लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूदते देखा गया। हालांकि वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि जुबिन ने कुछ मिनट बाद लाइफ जैकेट उतार दी और दोबारा पानी में कूद गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। सिंगापुर पुलिस ने इस घटना से संबंधित किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा न करने की अपील की है। सिंगापुर के अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण डूबना बताया गया है। द स्टेटस टाइम्स के हवाले से लिम्न लॉ कॉरपोरेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एनजी काइलिंग ने कहा कि इस मामले में कोरोनर जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि जुबिन की मौत से पहले की घटनाएं क्या थी। यह जांच मृतक की पहचान, मौत का समय, स्थान और कारणों को स्पष्ट कर सकती है। जुबिन गर्ग सिंगापुर में भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों के 60वें वर्ष और भारत आसियान पर्यटन वर्ष के उत्सव के लिए आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे। यह भव्य आयोजन 19 से 21 सितंबर को होना था, लेकिन उनके निधन के कारण सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस बीच असम पुलिस ने बुधवार को दिल्ली से जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महांता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने का मामला दर्ज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं। अब तक के ताजा सर्वे के मुताबिक इसी बार बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं इस बार जनसुराज की एंट्री ने विधानसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। इसी बीच बिहार में सी वोटर का ताजा सर्वे सामने आया है। सी वोटर के ताजा सर्वे में 16% लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से काबिल माना है, जबकि मात्र 10% लोगों ने एलजेपी नेता चिराग पासवान को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया है। सबसे ज्यादा 36% लोगों ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है, जबकि मात्र 7% लोगों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीएम पद का उम्मीदवार माना है। तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर पर है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें सर्वे के मुताबिक 23% लोग बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बता दें कि ये सर्वे सी वोटर की तरफ से सितंबर महीने में किया गया है। ये सबसे ताजा आंकड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट है, इसे लेकर जब लोगों से सवाल किया गया तो फरवरी माह में किए गए सर्वे के मुताबिक 58% लोग संतुष्ट थे और 39% असंतुष्ट। जून में 60% पक्ष में, 39% उनके खिलाफ थे। वहीं सितंबर में किए गए ताजा सर्वे में 61% लोग नीतीश से संतुष्ट दिखे, जबकि 38% लोग ने अंतुष्टि जाहिर की है। प्रधानमंत्री पद को लेकर जब लोगों से सवाल किया गया तो 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। हालांकि सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी को
41% लोग अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच नेता तेज प्रताप यादव ने उन पर बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह कभी उनके पैरों पर गिरे थे और अब किसी और के पैरों में गिर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कलाकारों का यही काम है, बार बार इधर उधर जाना। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पवन सिंह कलाकार है, उन्हें राजनीति छोड़कर अपनी कलाकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में उनके पैरों पर गिरे थे और अब किसी और के पैरों में गिर रहे हैं। तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैरों में गिरते रहते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि पवन सिंह को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनके पास न तो बुद्धि है न विवेक, वे क्या करेंगे यह तो वही जाने। लेकिन सच यह है कि पवन सिंह एक कलाकार है और उन्हें राजनीति छोड़कर सिर्फ अपनी कलाकारी करनी चाहिए। बता दें कि पवन सिंह मंगलवार को एनडीए सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मिले। इस दौरान बीजेपी महासचिव विनोद तावरे और पार्टी सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। मुलाकात को बिहार चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति माना जा रहा है। विनोद तावरे ने साफ किया कि पवन सिंह बीजेपी के साथ रहेंगे और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने भी पवन सिंह को आशीर्वाद दिया है। पवन सिंह का राजनीति से जुड़ा सफर भी काफी चर्चा में रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ और वे तीसरे नंबर पर आ गए। यह सीट सीपीआई एमएल के खाते में चली गई थी। यूपी के सभी 75 जिलों में इस साल दीपावली से पहले स्वदेशी मेला आयोजित होगा। यह पहल राज्य के हस्तशिल्पियों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस साल राज्य के सभी 75 जिलों में लगभग 9 से 10 दिनों तक यह मेले आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी अनुमति दे दी है। मंत्री सचान ने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS के बैनर तले होगा और इसके तहत सभी मेले में स्वदेशी मेले की थीम प्रमुख होगी। उनका कहना था कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकल टू वोकल के आह्वान को आगे बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि पहले इस तरह के मेले केवल 18 मंडलों तक ही सीमित थे, लेकिन इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में इनके आयोजन का फैसला लिया गया है। इससे कारीगरों और हस्तशिल्प उद्यमियों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच का अवसर मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी सुधारों के लाभ भी ग्राहकों तक पहुंचेंगे, जिससे स्वदेशी उत्पादों की कीमतों में पारदर्शिता और बढ़ोतरी होगी। सचान ने कहा, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। यह न केवल कारीगरों की आय बढ़ाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी। इन मेलों का शुभारंभ प्रत्येक जिले में मंत्री और विधायक करेंगे। प्रदर्शनी में हर जिले के विशेष स्थानीय उत्पादों को प्रमुखता दी जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल कारीगरों और उद्यमियों के लिए लाभकारी बाजार तैयार करना है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सीधे मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराना है। सचान ने बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न हस्तशिल्प, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI उत्पाद और अन्य देसी वस्तुएं प्रदर्शित की जाएगी। इससे उपभोक्ता न केवल अपने जिले के उत्पाद देख पाएंगे, बल्कि अन्य राज्यों के अनोखे उत्पादों को भी समझने और खरीदने का अवसर मिलेगा। MSME मंत्री ने कहा कि UPITS 2025 का तीसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगले वर्ष यानी 25 से 29 सितंबर 2026 तक इसका चौथा चरण और भी भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। सचान ने यह भी आश्वासन दिया कि इस बार जो कमियां देखी गई है उन्हें दूर करके अगले संस्करण को और अधिक प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना था कि अनुभव और फीडबैक के आधार पर मेले को हर जिले और राज्य स्तर पर और अधिक आकर्षक और व्यापक बनाया जाएगा। राकेश सचान ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और आगरा में 3 यूनिटी मॉल की स्थापना का काम केंद्र सरकार की फंडिंग से शुरू हो चुका है।
कुछ स्थानों पर भूमि चिन्हित कर शिलान्यास भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि सभी 75 जिलों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाए ताकि हर जिले के उत्पाद सीधे बाजार से जुड़ सके। इन मॉल में केवल संबंधित जिले के उत्पाद ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के ODOP उत्पाद भी शामिल होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही जगह पर विविध और गुणवत्ता वाले स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध हो। राकेश सचान ने आगे कहा, ये मॉल केवल बिक्री का माध्यम नहीं होंगे बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की कला और मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। हर मॉल में जिले दर जिले उत्पादों के प्रदर्शन से देसी वस्तु की मांग और प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री राकेश सचान ने यह भी बताया कि इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करना है। इसका असर न केवल स्थानीय व्यवसायियों और कारीगरों की आय पर पड़ेगा बल्कि देसी उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल बिक्री तक सीमित नहीं होगा, प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। यह पहल देसी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और कारीगरों के आर्थिक उत्थान का मार्ग भी तैयार करेगी। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस बार मेले के प्रचार प्रसार में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा। इससे देश भर के लोग आसानी से स्वदेशी मेलों और यूनिटी मॉल के उत्पादों के बारे में जान पाएंगे और खरीदारी का विकल्प चुन सकेंगे। इस पहल से छोटे और मझोले उद्यमियों को न केवल स्थानीय बाजार बल्कि राष्ट्रीय और ऑनलाइन उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।